चलिए बात करते हैं आज के एडिटोरियल की। नो कॉन्सेंसस इज डीरेलिंग काउंटर टेरर डिप्लोमेसी। तो यहाँ सबसे बड़ी परेशानी हमारे सामने आ रही है टेररिज्म को फेस करते हुए, तो वो है कि कोई भी कॉन्सेंसस नहीं बन पा रहा है, कोई भी सर्व सहमति नहीं बन पा रही है। अब आप खुद ही सोचिए, जब तक किसी विषय पे सर्व सहमति नहीं बनेगी, सब लोग अग्री नहीं हो जाएंगे, तब तक किस तरीके से आप उसको फेस कर पाएंगे। तो उसके बारे में यहाँ चर्चा करी गई है कि इंडिया किस तरीके से अपने कदम उठा रहा है ताकि वो काउंटर टेरर डिप्लोमेसी को आगे ले जा सके, बट उस पर कोई भी तरीके की सर्वसहमति नहीं बन रही। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या क्या डिटेल्स दी गई है इसके अंदर। इंडिया ने सबसे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स काउंटर टेररिज्म कमिटी, इसकी एक स्पेशल मीटिंग बुलाई, एक स्पेशल सेशन बुलाया जो हुआ मुंबई और न्यू दिल्ली में, जिसके अंदर हमने ये फोकस किया कि जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनसे किस तरीके से पार पाया जाए, और कॉन्सेंसस डेवलप करने की कोशिश की हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। लेटर दिस मंथ न्यू दिल्ली विल होल्ड the third edition of the No Money for Terror conference that will look at tackling future model of terror financing। अभी टेररिज्म फैलता किस कारण से, आप मुझे खुद बताइए। सबसे पहले तो पैसा चाहिए होता है। आज के समय में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बिना पैसे के हो सके। तो टेररिज्म में जो इतना ज्यादा फाइनेंसिंग आ रहा है उसे किस तरीके से रोका जाए। वो पैसे अगर हट जाएंगे तो धीरे धीरे टेररिज्म भी अपने आप कम हो जाएगा। किसी भी चीज को अगर आपको मूल से खत्म करना है तो उसका एक बेसिस ये होता है कि उसकी फाइनेंसिंग खत्म कर दो। अगर फाइनेंसिंग खत्म हो जाएगी तो किसी भी तरीके से वो जो है ग्रो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बनेगा इंडिया, अपनी 2 साल की टर्म खत्म करने से पहले, तो इंडिया एक स्पेशल ब्रीफिंग चेयर करेगा जिसका नाम है ग्लोबल काउंटर टेररिज्म आर्किटेक्चर, लुकिंग एट द चैलेंजेस अहेड। अब ये इसके अंदर इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम जो है एक आर्किटेक्चर डेवलप करें जो काउंटर टेररिज्म पे काम करे, जो इस चीज के ऊपर ध्यान दे। और अभी क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी इसके ऊपर इतनी चर्चा करना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप मुझे बताइए। उसके पीछे रीजन ये है कि हम कोविड-19 फेस कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक स्लोडाउन फेस कर रहे हैं, उसके अलावा हम अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इस समय पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हमारा ध्यान बाकी सारी जगहों की तरफ जा रहा है और टेररिज्म की तरफ कम होता जा रहा है, हम इसे थोड़ा सा क्या करें, इंपॉर्टेंस दें। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म के बारे में। अब ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म कब चालू हुआ, तो ये चालू हुआ 9/11 के बाद। वही वाली बात, जब तुम्हारे ऊपर कोई दुर्घटना होती है, जब तुम्हारे ऊपर कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है तो उसका तो बड़ा ही हवा बना लिया जाता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं पहले भी घटी थी। जब यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर अटैक हुआ तब इन्होंने तुरंत क्या कर दिया, एक वॉर घोषित कर दी, दैट इज ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। बट यही चीज जब इंडिया के ऊपर हुई तब कोई भी तरीके का इसके ऊपर जो है रिएक्शन नहीं दिया गया। कौन से रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, जब इंडिया के ऊपर अटैक हुआ और IC-814 को हाईजैक कर लिया गया, तो हमारे तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने सारे डॉक्यूमेंट उनके सामने रखे, सारी चीज बताई कि किस किस तरीके से ये हैं ऐसा काम कर रहे हैं। बट कोई भी तरीके की सुनवाई नहीं हुई और इंडिया को छोड़ना पड़ा उन टेररिस्ट को। और उसके एवज में क्या हुआ, वही टेररिस्ट ने प्लान किया अमेरिका के ऊपर अटैक। तो जब अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ तब इन्होंने छेड़ दी ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। अब ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म का भी लास्ट चैप्टर लिखा जा चुका है। अब इसे भी एक तरीके से मान लीजिए समाप्त कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि अब तालिबान के साथ एग्रीमेंट कर लिया गया है, तालिबान के साथ एग्रीमेंट कर लिया है और यूएस ने वहां से विड्रॉ कर लिया है। तो ये चीज हम देख पा रहे हैं। इवन आफ्टर ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म वॉज लॉन्च्ड, उसके बाद भी हमें कोई बेहतर कोई ऐसे रिएक्शन दिखा नहीं। क्या रीजन है इसके पीछे, सबसे पहले तो देखिए कि कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा टेररिज्म को सपोर्ट करता है या टेररिज्म को फंड करता है, स्पॉन्सर करता है, तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के दो चंगू मंगू कौन, एक यूएस और दूसरा चाइना। पाकिस्तान ने जो है यूएस के साथ सीएटो साइन कर रखा है और उसी के साथ साथ चाइना की तो बात ही मत करिए। ये दोनों तो रंगा बिल्ला की जोड़ी है, दोनों एक साथ ही रहते हैं और दोनों एक साथ एक दूसरे की काली करतूतों के ऊपर पर्दा डालते रहते हैं। जिसके मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। मसूद अजहर और हाफिज सईद, जितनी भी बार हमने ये कोशिश करी कि हम इन्हें टेररिस्ट घोषित करवा दें, चाइना ने इसको वीटो कर दिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इंडिया को अगर सबसे ज्यादा कोई हेल्प मिली, मैक्स टू मैक्स बेनिफिट कहीं से मिला, तो वो हमें मिला फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के थ्रू, जिसने पाकिस्तान को ग्रे एरिया में डाल दिया और अब अक्टूबर के अंदर वहां से भी हटा दिया। तो एक चीज हम देख पा रहे हैं कि अब लोगों की जो मोटिवेशन है, बाकी कंट्रीज की जो मोटिवेशन है कि पाकिस्तान को किस तरीके
तरीके से पनिश किया जाए, उसने जो काली करतूतें की हैं उसको किस तरीके से उसके लिए पनिश किया जाए, वो मोटिवेशन भी खत्म होती जा रही है। ये चीज हम साफ साफ देख पा रहे हैं। दूसरी चीज, जिस तरीके से तालिबान ने काबुल के ऊपर टेक ओवर किया और वहां पे वुमन और माइनॉरिटीज को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, उसके खिलाफ कोई भी तरीके से बड़ा जो है आंदोलन नहीं आया, बड़ा प्रोटेस्ट नहीं आया किसी भी कंट्री के थ्रू। तो हम ये चीज भी देख पा रहे हैं कि दूसरी कंट्री के अंदर हो रही किसी भी तरीके की घटना के अंदर अब कोई भी कंट्री हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, वहां जाके इंटरवीन नहीं करना चाहती। ये चीज हम सारी देख पा रहे हैं। अब सारी मोटिवेशन जो है इस तरीके के एक्सट्रीमिज्म को फेस करने की वो कम होती जा रही। अब अगली परेशानी हमारे सामने आ जाती है, एक तो डेफिनेशन कि आप टेररिज्म किसे बोलेंगे, वो डेफिनेशन, और दूसरी नई नई टेक्नोलॉजीज जो सामने आ रही है वो। इसका आपके सामने एक एग्जांपल रख सकते हैं, जब रशिया ने क्लेम किया कि यूके ने हेल्प की है यूक्रेन की ताकि वो ड्रोन लॉन्च कर सके रशिया की नेवल फ्लीट के ऊपर। इसके ऊपर किसी भी तरीके का क्वेश्चन नहीं आया, इसके ऊपर कभी भी ये नहीं कहा गया कि ये टेरर अटैक है। बट जब इसी तरीके का ड्रोन अटैक हुआ यमनी हाउथीज के द्वारा ऑन यूएई एंड साउथी अरेबियाज ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसे तुरंत बोल दिया गया कि ये तो क्या है, टेररिस्ट अटैक है। बट जबकि जो रशियन शिप है उनको भी तो यूज किया जा रहा था ग्रेन्स के लिए, जो ब्रिज है उन्हें भी बॉम्ब किया, वहां पे भी कितने सारे सिविलियंस है, तो उनको भी दिक्कत हो सकती थी। तो क्या ये टेररिस्ट अटैक नहीं है? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि किसे हम टेररिज्म बोलेंगे और किसे नहीं बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हमें क्लियर चाहिए, इसे हमें एक क्लियर डेफिनेशन देनी पड़ेगी। उसके अलावा जब भी कोई मीनिंगफुल और एक बढ़िया अप्रोच लाई गई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसे तुरंत वीटो कर दिया गया। कभी रशिया वीटो कर देता है, कभी वेस्टर्न कंट्रीज वीटो कर देती हैं, और चाइना ने वीटो कर दिया है। कम से कम हमने 5 टेररिस्ट को डेजिग्नेशन देने की कोशिश करी, हमने और यूएसए ने, दोनों ने मिलकर, बट दोनों को वीटो कर दिया किसने? चाइना ने। और सबसे बड़ी हमारी अपॉर्चुनिटी जो जा रही है इन सारी चीजों के अंदर, वो है जो हम चाहते हैं, कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। इंडिया इसे स्पीयर हेड कर रहा है, इंडिया इसे लीड कर रहा है, और 1996 से ही हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा कन्वेंशन बने। हमारे पास कन्वेंशन है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, हमारे पास कन्वेंशन है पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर, हमारे पास कन्वेंशन है इकोनॉमिक राइट्स के ऊपर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और वुमेन्स के लिए भी कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशंस में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे सामने जब आता है, इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, तो क्या हमारे पास उसके लिए एक कन्वेंशन नहीं होना चाहिए? तो वो चीज यहाँ पे है, और उसके लिए कोई भी तरीके का कन्वेंशन नहीं बनाया गया है। बहुत सारे ग्रे एरिया में ये टेररिज्म की डेफिनेशन फंक्शन करती है। अब बात करते हैं इनकी टेक्नोलॉजी और वेपनाइजेशन की। वेपन्स यूज किए जा रहे हैं अलग अलग तरीके के, ड्रोन्स यूज किए जा रहे हैं। ड्रोन्स देख लीजिए किस किस चीज के लिए यूज होते हैं, ड्रग्स को सप्लाई करने के लिए, वेपन्स को, आर्म्स एंड एम्युनिशंस को, और तो और जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव उन्हें भी जो है ट्रांसफर किया जाता है। इसके अलावा जब हमने कोविड-19 हमारे सामने देखा तो एक और चीज हमने पाई कि ये जो बायो वॉरफेयर भी हो सकता है, ठीक है, इन सारी चीजों को भी यूज किया जा सकता है ताकि दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक किया जा सके। वायरस को म्यूटेट किया जा सकता है ताकि पॉपुलेशन को टारगेट किया जाए। अब आने वाले फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हो सकता है जो चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रही हो, फॉर एग्जाम्पल आपका फैन हो गया, आपकी कार हो गई, स्पेसिफिकली कार के अलावा आपकी लिफ्ट हो गई, और बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीजें, अगर उन्हें हैक कर लिया जाए तो क्या उन्हें यूज नहीं किया जा सकता? आप गाड़ी में बैठे हैं, आपकी गाड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती है, उसे हैक कर लिया गया तो क्या उसका एक्सीडेंट नहीं कराया जा सकता? तो इस तरीके की चीजों के ऊपर भी हमें देखना जरूरी है। इसके अलावा जिस तरीके की टेरर फाइनेंसिंग हो रही है वो अब बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हो रही है, जिसे हम कोई भी तरीके से ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि ये कहाँ पे हो रही है और किस तरीके से हो रही है। इस चीज का हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और इसको हम क्या है, सोर्स नहीं कर पाते। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? सोशल मीडिया का यूज करते हुए कम्युनिकेशन हो रहा है। डार्क वेब, अब डार्क वेब ऐसी जगह है जहां पे हम रीच नहीं कर पाते यूजुअली। वहां पे लोगों को जो है कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं दूसरे लोगों को मारने के लिए, अलग अलग तरीके के वेपन्स की डीलिंग होती है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक तरीके से पाताल लोक है जहां पे सब कुछ क्राइम के रिलेटेड चीजें हो रही है डार्क वेब के अंदर। हम जो यूज कर रहे हैं वो सरफेस के ऊपर यूज कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी तो नॉर्मल चीजें हैं, बट किस किस तरीके से यूज किया जाता है डार्क वेब का हम सोच भी नहीं सकते।
अब हम चाहते क्या हैं, तो हम चाहते हैं बेसिकली ये कि किस तरीके से इसके ऊपर एक कॉन्सेंसस डेवलप हो और किस तरीके से इसके ऊपर सब लोग एक साथ मिलके काम करें। क्योंकि जब तक कॉन्सेंसस डेवलप नहीं होगा, जब तक सारे लोग एक साथ नहीं आएंगे, तब तक हम कोई भी तरीके का कदम नहीं उठा पाएंगे। अब डेफिनेशन नहीं है तब तक आप किस चीज को बोलेंगे कि क्या टेरर अटैक है और क्या नहीं। तो इन सारी चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना है और एक कॉन्सेंसस डेवलप करना है, सर्वसहमति डेवलप करनी है, सबको साथ में आना है और कदम उठाना है। अब बात कर लेते हैं अग्निपथ स्कीम की। अग्निपथ स्कीम पे इतने प्रोटेस्ट हुए, इतने तरीके की अलग अलग बातें सामने आई हैं। अब जब वो सारी चीजें थोड़ी शांत हो चुकी हैं, तो अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उसे बेहतर तरीके से देखें। अराउंड 50,000 सोल्जर्स और अग्निवीर्स will be recruited annually with most leaving the service in 4 years. Only 25% will be retained in the service for another 15 years as permanent cadre. 50,000 के करीब हर साल जो है उन्हें अंदर लिया जाएगा और उसमें से 25% को परमानेंट सर्विस दी जाएगी। ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। अब जैसे जैसे समय बदलता है उस तरीके से हमें पॉलिसीज भी बदलनी पड़ती हैं, चीजें भी बदलती हैं। द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट इज चेंज। अगर कुछ परमानेंट है तो वो है सिर्फ चेंज। चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे हम समय की तरफ आगे बढ़ेंगे चेंज हम देखते रहेंगे। इसी तरीके से आप देख लीजिए ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें भी चेंज आया। 1998 में जो रिटायरमेंट की एज है उसे 2 साल से बढ़ा दिया गया, इंक्लूडेड आर्म फोर्सेस, जिसके अंदर लोगों ने यह कहा कि ये स्टैग्नेशन की तरफ लीड करेगा। किस तरीके से डेवलप करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे, ये सारी चीजें सामने आई। बट आप सबने देखा और मैंने भी देखा कि किसी भी तरीके से इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आया। और अभी फिर से ये बातें चालू हो गई हैं कि अब हमें रिटायरमेंट एज जो है 65 साल कर देनी चाहिए, ताकि जो ग्लोबल ट्रेंड है उसे हम मैच कर सकें। उसी तरीके से अग्निपथ स्कीम जो है वो भी एक चेंज लाने की कोशिश कर रही है। वो इस माइंडसेट को तोड़ रही है कि जब तक कोई चीज खराब नहीं हो जाती उसे बदलने की जरूरत नहीं है। इस चीज को वो चेंज कर रही है। चेंज इज परमानेंट। अब उस चीज को हम क्या है बेटर के लिए जा रहे हैं आगे की तरफ। और इस चेंज का परिणाम हम देख पा रहे हैं कि लोग जो है, बच्चे जो है स्पेसिफिकली, वो काफी ज्यादा एंथुजियास्टिक हैं और वो काफी ज्यादा बड़े नंबर के अंदर आ रहे हैं रैलीज के अंदर। अब दो चीज सामने आती है, ट्रेनिंग और बॉन्डिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। एक समय पे ऐसा था जब 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती थी और जो टेक्निकल आर्म्स थे उसमें लंबी ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन ये था कि जो एजुकेशन लेवल था रिक्रूट्स का वो काफी ज्यादा कम था और उन्हें टेक्निकल नॉलेज उतनी नहीं थी। तो उन्हें टेक्निकली साउंड करने के लिए हमें इतना लंबा समय उनके साथ बिताना पड़ता था। पर आज के समय में आप यूथ्स को देख पाते हैं कि उन्हें हर एक तरीके की टेक्निकल नॉलेज है, उनके पास स्मार्टफोन्स हैं, वो डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। तो ओल्ड मेथडोलॉजी को अपनाना ट्रेनिंग के अंदर अब इरेशनल होगा, अब उसकी उतनी जरूरत नहीं है। अब सिर्फ हमें उन्हें बेसिक ट्रेनिंग देनी है और प्रोफिशिएंसी जो है उस पर कमांड जो है वो हासिल कर सकते हैं जब वो जॉब पे होंगे। ट्रेनिंग के भी अलग अलग मेथडोलॉजी होते हैं। एक ट्रेनिंग ऐसी होती है जो जॉब लेने से पहले ही आपकी चालू हो जाती है, वहां आपको कंप्लीट करनी पड़ती है, फिर आप जॉब में जाते हैं। और एक ट्रेनिंग ऐसी होती है जो जॉब के साथ साथ आप चीजों को सीखते हैं। जब आप जॉब के साथ साथ चीजों को सीखते हैं तो उस पर बेटर कमांड आप हासिल कर पाते हैं, क्योंकि आपके सामने कोई केस स्टडी नहीं है, आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, आपके सामने वो चीज हो रही है और आपको उस पर निर्णय लेना है। सो अब ऑप्टिमाइज किया जा सकता है ट्रेनिंग ड्यूरेशन को, ये चीज हम देख। और बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में जो है ट्रेनिंग पीरियड है वो 6 से 8 महीने का ही है, उससे ज्यादा नहीं है। अलग अलग तरीके की डेलीगेशन से भी बात करी, जो फॉरेन कंट्रीज के डेलीगेट्स हैं उनसे भी बात करी गई कि किस किस तरीके से आप ट्रेन कर रहे हैं। तो वहां पे भी 6 से 8 महीने से ज्यादा ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है ऐसे इंडिविजुअल्स को। अब दूसरी चीज, हमारे नेवल चीफ से भी पूछा गया कि क्या हम सेलर को भेज दें, ऑन बोर्ड भेज दें जिसको सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग है। तो उन्होंने अफर्मेटिव रिएक्शन देते हुए कहा, वेयर एल्स कैन यू लर्न बेटर देन ऑन द हाई सीज। हाई सीज मतलब आप समुद्र के बीच में रहते हुए सीखेंगे, उससे बेटर आप कहां सीख पाएंगे, ये चीज उन्होंने बताई। दूसरी बात आती है बॉन्डिंग की, एस्प्रिट डी कॉर्प्स की। अब इसे मैं आपको आसान शब्दों में कहूं तो अपने दूसरे साथी के लिए अपनी जान दे देना। हमारे इंडियन आर्मी में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमने देखे कि जहां एक जवान ने दूसरे जवान को बचाते हुए या दूसरे ऑफिसर को बचाते हुए अपनी जान दे दी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल परमवीर चक्र विक्रम बत्रा साहब, उन्होंने क्या किया, अपने जवान को बचाते हुए अपनी जान दे दी। तो ये सारी चीजें हमारे सामने आती है। अब इसके ऊपर क्या जो ऐसे बच्चे 6 महीने की ट्रेनिंग लेंगे उनके बीच में ऐसा भाईचारा होगा? तो यहां पे एक सेइंग सामने रखी गई है, देयर आर नो गुड यूनिट्स और बैड यूनिट्स, ओनली गुड ऑफिसर एंड बैड ऑफिसर।
यहाँ पे कोई भी तरीके की गुड यूनिट बैड यूनिट नहीं होती इंडियन आर्मी में, सिर्फ गुड ऑफिसर और बैड ऑफिसर होते हैं। अगर सुपरवाइजर अच्छे हुए तो वो इस तरीके की चीज जो है बच्चों के अंदर इनकलकेट करवा देंगे कि वो एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के साथ वो भाईचारा दिखाए। अब इसका एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, वो है 1971 वॉर का। 1971 वॉर से पहले ही जो ट्रेनिंग पीरियड है उसे कम कर दिया और कुछ ही महीनों के अंदर जवान ने पाया कि वो अब वॉर के बीच में है। बहुत ही बढ़िया वहां पे उन्होंने परफॉर्म किया और ये सब हम जानते हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल और आपके सामने रखता हूं कि जो यंग एज होते हैं उनमें ब्रेवरी ज्यादा होती है, एंथुजियाज्म ज्यादा होता है। अब ये सारी चीजें एविडेंस बेस्ड है और इसका सबसे बड़ा एविडेंस है सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव। वो सिर्फ 19 साल के थे जब उन्हें परमवीर चक्र मिला। उन्होंने जो कारगिल युद्ध के अंदर अपना साहस दिखाया और जिस तरीके से भारत की रक्षा करी, उसके लिए उन्हें सिर्फ 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र मिला। अब बात कर लेते हैं लेटरल एब्जॉर्प्शन की। लेटरल एब्जॉर्प्शन की बात जब करते हैं कि अब ये जब 4 साल के बाद निकलेंगे तो क्या करेंगे, इस चीज के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। तो उसके बारे में सेंट्रल मिनिस्ट्री और स्टेट मिनिस्ट्री सबने काफी ज्यादा विचार किया है और ये चीज होनी चाहिए। तो इसके ऊपर सारी तरीके की कदम उठाने की भी तैयारी चल रही है। बट जो पहला रिटायरमेंट होगा वो 4 साल बाद होगा। तो अभी हाल फिलहाल में हमारे पास समय है उस चीज के ऊपर और हम सोच सकते हैं, अलग अलग तरीके से उस चीज को ले सकते हैं। अलग अलग मिनिस्ट्री ने भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करने हैं तो वो चीज हो पाएगी, उसमें किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहरहाल इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम ये नहीं कहते कि अग्निवीर स्कीम जो है वो एकदम से ही बढ़िया है और उसके अंदर सारी चीजें बेटर हैं। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी 105 बार अमेंड हो चुका है, तो अग्निवीर स्कीम भी अमेंड हो जाएगी धीरे धीरे जिस तरीके की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम सबको एक संकल्प लेना होगा कि अग्निवीर स्कीम को जो है सक्सेसफुल बनाए। और उसके अलावा जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूथ है, तो वो यूथ हमारे लिए कब जाके कारगर साबित होंगे, कब हमारे लिए हेल्पफुल साबित होंगे, जब उनके दिमाग में नेशनलिज्म होगा, वो भारत के लिए सोचेंगे। और यही मेन एम है अग्निवीर स्कीम का। तो इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें एक संकल्प लेना होगा और हमें हर एक चीज के अंदर इनपुट देना पड़ेगा।